अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। हिमाचल प्रदेश के लिए फायदेमंद है एस्ट्रोमेरिया फूल की खेती। दूधिया मशरूम का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन कर किसान कमा सकते हैं अच्छी आय। अच्छी बढ़वार हेतु अंगूर के नए बाग की देखभाल एवं प्रबंधन। हमारे हिमाचल प्रदेश के अधिकतर किसान भाई विभिन्न तरह के फूलों की खेती कर लाभ कमाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक फूल के जिसका नाम है एस्ट्रोमेरिया, जिसकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। एस्ट्रोमेरिया फूल की उन्नत तरीके से खेती किस प्रकार से की जाए जिससे कि अच्छा मुनाफा कमाया जा सके, इस बारे में विस्तार से बता रही हैं डॉक्टर वाई.सी. परमार विश्वविद्यालय नौणी सोलन की पुष्प वैज्ञानिका डॉक्टर भारती कश्यप। आज हम एक पुष्पीय फूल की बात करने जा रहे हैं। उसका नाम है एस्ट्रोमेरिया। इसे पेरुवियन लिली या पैरेट लिली के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः यह कट फ्लावर की क्रॉप है, यानी कि इसे कटे हुए फूलों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, अच्छी उपज के लिए जरूरी है कि उन्नत किस्म तथा उच्च गुणवत्ता वाले पौध का रोपण किया जाए, तभी इससे अच्छे किस्म के फूल प्राप्त होंगे। अब जानते हैं इनकी किस्मों के बारे में। इसकी कई वैरायटीज मार्केट में आ चुकी हैं। इसकी प्रमुख वैरायटीज में अलादीन, सेरेना, कैप्री, प्लूटो, पिएंटम, टियारा इत्यादि प्रमुख हैं। ये सारी फसलें हिमाचल प्रदेश में अच्छी तरह से इसकी जो जितनी भी वैरायटीज के मैंने नाम लिए हैं, हिमाचल प्रदेश में इनकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती मध्य पर्वतीय क्षेत्रों से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में की जा सकती है और ये संरक्षित खेती इसकी की जा सकती है। आप इसको बाहर में ओपन फील्ड्स में नहीं लगा सकते, यानी कि इसको लगाने के लिए आपको पॉली हाउस की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत अधिक ठंडे क्षेत्रों में भी इसको हम नहीं लगा सकते हैं। लगभग आपको जो इसको लगाने के लिए तापमान है 18 से 20-25 डिग्री जो तापमान है वो उपयुक्त रहता है। अगर हम इसके प्लांटिंग मटेरियल की बात करें तो एस्ट्रोमेरिया को प्रकंदों यानी कि राइजोम द्वारा लगाया जाता है। जो मुख्य प्रकंद होता है उसमें कई सहायक प्रकंद भी निकलते हैं और उनसे नई शाखाएं फूटती हैं और उसी से को आप जो कंदों और प्रकंदों को काट कर इससे नए पौधे बना सकते हैं। पॉली हाउस में जब आप इनको लगाना है तो आपको इसको जो मिट्टी है उसको कृमि रहित करना होगा। उसके लिए आप पहले जो क्यारियां हैं, आपकी लंबी क्यारियां हैं जो पॉली हाउस में है, उसको अच्छी तरह से पानी से सिंचित कर ले और उसके ऊपर फिर मोटी पॉलीथीन की शीट बिछा के लगभग 20 से 25 दिन तक इसको बंद कर दें, ताकि जितनी भी गर्मी ये उत्पन्न हो उससे जितने भी आपके खरपतवार है तथा जो भी हानिकारक जीव है वो सारे मिट्टी में नष्ट हो जाएं। इसके पश्चात मिट्टी को खोल ले, अच्छी तरह से निराई गुड़ाई कर दे और इसके बाद हमारा प्लांटिंग का काम शुरू हो जाता है। जब आपकी पॉली हाउस में अच्छी तरह से क्यारियां बन जाएं तो उसमें आप राइजोम या प्रकंद को लेकर 50 सेंटीमीटर दूरी पे प्रकंद से प्रकंद एवं लाइन से लाइन पर लगा सकते हैं। इस तरह से प्रति वर्ग मीटर में आप 4 प्रकंद लगा सकते हैं। कुछ दिनों पश्चात इन प्रकंदों में अंकुरण शुरू हो जाता है और लगभग 1-2 महीने के अंदर ये काफ़ी लंबे हो जाएंगे। उस वक्त आपको इसकी स्टेकिंग की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि सहारा देने की।
सहारा देने के लिए हम नायलॉन नेट का उपयोग करते हैं, जिसकी लगभग आपको 2 से 3 लेयर्स 20 से 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर पर डालनी होगी। एस्ट्रोमीरिया की खेती के लिए बहुत अधिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम इसे जो पूरे पॉली हाउस को 25 से 50% छायादार जालियों के अंदर उगाते हैं। अगर हम खाद एवं उर्वरकों की बात करें तो सबसे पहले बात आ जाती है मीडिया की, कि एस्ट्रोमीरिया को कैसे मीडिया में या कैसे ग्रोइंग मीडियम में लगाना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थों युक्त यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसमें आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट एवं गली सड़ी पत्तों की खाद अगर पर्याप्त मात्रा में मिला देते हैं तो आपके जो कट फ्लावर्स का उत्पादन है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। हमने देखा है कि जो जंगल की मिट्टी है, जैसे राई के जंगल की मिट्टी, देवदार के जंगल की मिट्टी तथा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट इत्यादि के में हमने रिजल्ट काफ़ी अच्छे पाए हैं। अगर फसल को लगाते समय आपने पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मटेरियल्स या सड़ी गली गोबर की खाद अच्छी तरह से मिलाई है मिट्टी में, तो पूरे फसल चक्र के दौरान पौधों को बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें नहीं मिलाई है और आपका माध्यम सिर्फ मिट्टी FYM और रेत से ही मिला है, तो आपको इसमें खाद की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आप 19-19-19 NPK का स्प्रे का जो है हफ्ते में एक बार 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे या छिड़काव कर सकते हैं। एस्ट्रोमीरिया क्योंकि एक प्रकंद वाली फसल है, तो एक तरह से ये पेरिनियल फसल है यानी कि बहुवार्षिक फसल है। एक बार लगाने के बाद ये काफ़ी सालों तक चलती रहेगी। अगर अक्टूबर-नवंबर में हम इसको फसल को लगाते हैं तो पहला जो इसका फ्लश है मार्च-अप्रैल में आएगा और उसके बाद ये कई सालों तक फसल देता रहेगा और इसमें से बहुत सारे शूट और फ्लावरिंग शूट भी निकलेंगे। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए जो ब्लाइंड शूट्स हैं और बहुत ही कमज़ोर और वीक शूट्स हैं उनको हमें समय समय पर निकालते रहना चाहिए। एस्ट्रोमीरिया की फसल में वैसे बहुत कम कृमि लगते हैं और ये बीमारियां भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगती हैं। सिर्फ जो इंसेक्ट है वाइट फ्लाई नाम का ये जो सफ़ेद मक्खी है, ये इंसेक्ट इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और सारे पत्तों और फूलों पे ये मक्खी पाई जाती हैं और ये पत्तों में से और नए शूट्स में से रस चूसती है। इसके लिए हमें ये जो येलो फ्लाई ट्रैप्स है इसी का हम प्रयोग करते हैं। ये जो सफ़ेद मक्खी है इन पीले फ्लाई ट्रैप्स की तरफ अट्रैक्ट होती है और इसके साथ चिपक जाती है। ये बहुत ही सफल इसका नियंत्रण का एक स्रोत है। इन येलो फ्लाई ट्रैप्स में सारी मक्खियाँ अच्छी तरह से चिपक जाती हैं और लगभग जब ये 1 या 2 साल पुराने हो जाते हैं तो पुराने फ्लाई ट्रैप्स को आप निकाल सकते हैं और इनको नए वाले ट्रिप से रिप्लेस कर सकते हैं। जब इसमें बहुत ज़्यादा आपकी गर्मी भी हो जाती है और धूप ज़्यादा बढ़ती है तो इसमें ब्लाइंड फ्लावर्स यानी कि ऐसी शाखाएं निकलती हैं जिसमें फूल कम आते हैं, तो ऐसे को हमारा अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा धूप में भी फसल को नहीं रखना है। जब आपकी मार्च-अप्रैल में फसल आ जाती है तो लगभग एक पहली बार में ही 30 से 35 स्टेम्स जो है पर प्लांट भी आप ले सकते हैं और लगभग 1 साल के अंदर आप एक पौधे से ही 50 से लेकर 200 स्टेम्स प्राप्त कर सकते हैं। एस्ट्रोमीरिया की आपकी पहली फसल लगभग 4 से 5 महीने में तैयार हो जाती है। कटे हुए फूलों की जो हार्वेस्टिंग स्टेज है उसके लिए 2 तरह की स्टेजेस आती हैं। जैसे कि अगर आपने लोकल मंडी में फूलों को भेजना है तो जब पूरे जो फूलों का गुच्छा है उसमें सबसे निचला वाला फूल जब पूरी तरह से खिल जाता है और बाकी कलियों में रंग आ जाता है, उस समय फूलों को काट लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने फूलों को दूर की मंडी में भेजना है तो पूरे फूल के गुच्छे में जब निचली वाली कली में सिर्फ रंग दिख जाए उस वक़्त फूलों को काटना चाहिए। एस्ट्रोमीरिया में फूलों को काटने की भी एक खास विशेषता है कि इसे कैंची या स्केचर से नहीं काटा जाता, बल्कि इसे पूरा खींच के मिट्टी से निकाला जाता है। उसके बाद इसके स्टेम्स बिल्कुल सही रहते हैं। फूलों को काटने के बाद तुरंत ही पानी की भरी बाल्टी में डाल देना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इन्हें मार्केटिंग कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मार्केट भेजने की कोई सुविधा उस वक्त उपलब्ध नहीं है जब भी आपकी फसल है, तो लगभग इसे 15 दिनों के लिए आप कोल्ड स्टोर में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भंडारित भी कर सकते हैं। एस्ट्रोमीरिया हिमाचल के फार्मर्स के लिए विविधीकरण के लिए एक बहुत अच्छी फसल है, लेकिन बहुत सारे फार्मर्स इसको अभी तक नहीं अपना पा रहे हैं। उसका कारण है इसके प्लांटिंग मटेरियल यानी प्रकंदों का महंगा होना। सिर्फ एक पौधा ही 40 से 60 रुपए तक मार्केट में मिलता है, जबकि इसे प्रवर्धित करना या मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। अगर एक फार्मर 1 साल में एक पौधा खरीदता है तो वो 1 साल के अंत में उसी पौधे से 5 से 6 और पौधे बना सकता है।
प्रदेश के कुछ किसान भाई दूधिया मशरूम का उत्पादन करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन बहुत से किसान भाइयों को इसके उत्पादन की तकनीकी जानकारी नहीं होने के कारण वो इस व्यवसाय से अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाते। अतः जो किसान भाई इस समय दूधिया मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं तो वो अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किस तरह करें इसका उत्पादन, इस विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण सिंह से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मशरूम की खेती के बारे में। मशरूम की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जो लगाई जाती हैं, लेकिन 3 तरह की मशरूम ही किसानों के लिए रिकमेंड किया जाती है, बताई जाती है लगाने के लिए, जिसमें से बटन मशरूम है पहला, जो जाड़े के महीनों में होता है। दूसरा है डिंगरी मशरूम, जो साल में 2 या 3 बार होता है। तीसरा जो है दूधिया मशरूम, जिसका समय इस समय उपयुक्त है। ये दूधिया मशरूम आप इसको लगा सकते हैं। इस मशरूम को उगाने के लिए भी आपको झोपड़ी तैयार करनी होगी या किसी कमरे में भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन दूधिया मशरूम उगाने से पहले आपको इसके बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, तभी इससे आप उचित लाभ कमा पाएंगे। यदि बाजार की उचित व्यवस्था है तो इस मशरूम को अवश्य उगाएं। तो आइए जानते हैं इसे उगाने की तकनीक के बारे में। दूधिया मशरूम लगाने के लिए इतना ध्यान देना है आपको, जब आपका 30 से 35 डिग्री तापमान रहे तभी आप इसकी खेती कर सकते हैं। इस समय अप्रैल के महीनों में आप इस दूधिया मशरूम की खेती कर सकते हैं। दूधिया मशरूम की खेती करने के लिए ये ध्यान देना है कि आप जिसमें खेती करेंगे वो माध्यम आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, धान का पुआल, मक्के की कुट्टी, बाजरा, ये जो खली है पशु चारे के रूप में लेते हैं, उसको में आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। इस दूधिया मशरूम को में खेती करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देना है, जो भी माध्यम हम लेते हैं इस माध्यम को पहले उपचरित करते हैं। उपचरित करने के लिए आप रासायनिक विधि से 100 लीटर पानी में 125 ml फार्मलिन और 7 ग्राम बावास्टीन डालने के बाद उस माध्यम को उसमें डाल देंगे। डालने के 10 या 12 घंटे के बाद उसको निकालते हैं। निकालने के बाद जहां फर्श पे उसको फैलाते हैं, उस फर्म को भी फार्मलिन से ट्रीट करते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया फंगस न रहे, क्योंकि मशरूम ही एक फंगस है। फिर उसको फैलाते हैं। फैलाने के बाद जब 60% तक नमी रह जाती है तब जाके उसमें बिजाई करते हैं। बिजाई करते समय उसमें 5% के हिसाब से गेहूं का चोकर भी मिला देते हैं और 4% के हिसाब से बीज को मिलाते हैं। बीज को इतना ध्यान देना है कि बीज स्वस्थ हो, चिपचिपा न हो, लसलसा न हो, तभी जाके आपकी मशरूम की पैदावार अच्छी होगी। आप प्रमाणित संस्था से ही आप मशरूम के बीज को लें। जब आपकी 60% तक नमी रह जाती है उसमें आप बिजाई करें। बिजाई करने के बाद पारदर्शी पॉलीथीन की थैलियों में भर दें। भरने के बाद उसको अच्छी तरह से उस बैग में 10 या 12 सुराख कर दें ताकि उसमें एरेशन होता रहे। फिर उसको बंद कमरे में, जहां एक झाक्स की व्यवस्था है, उसमें ले जाके रख देंगे। देखेंगे कि 10 या 12 दिन के बाद बैग में पूर्ण रूप से सफ़ेदी आ जाएगी। जब सफ़ेदी आ जाती है तब जाके उसमें हम केसीन 1.5 से 2 इंच तक केसीन करते हैं। केसीन करने के लिए हमें भी ध्यान देना है, जो भी हम केसीन बनाएंगे माध्यम, उसमें 3 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 भाग बागीचे की मिट्टी को मिला के बना जाता है। केसीन को भी फार्मलिन से ट्रीट किया जाता है ताकि केसीन में कोई तरह की बैक्टीरिया या फंगस न रहे। फिर उसको ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें जब सफ़ेदी आ जाती है बैग में, फिर उसमें हम 1.5 से 2 इंच तक केसीन करते हैं। केसीन करने के बाद उस केसीन को में नमी बना के रखते हैं। सुबह शाम उस केसीन को नमी बना के रखते हैं, जिससे देखेंगे आप 3 या 4 दिन के बाद उसमें छोटे छोटे पिनहेड्स आएंगे और 10 या 12 दिन के बाद पूर्ण रूप से मैच्योर मशरूम आपको मिलेगा। उसमें से 25 से 30 ग्राम 35 ग्राम तक अगर मशरूम हो जाए तो उसको घुमा के ऐंठ के तोड़ लेते हैं। ये 1 किलो सूखा भूसा से 500 से 700 ग्राम मशरूम प्राप्त होता है। ये बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में बहुत ही कम लागत में अधिक उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही उपयुक्त समय है, इसकी खेती आपको करनी चाहिए। धन्यवाद। दूधिया मशरूम से मिलने वाली आय की बात करें तो 10 किलोग्राम उपचारित भूसे से 3 किलोग्राम मशरूम मिलता है, जो लगभग 100 रुपए प्रति किलोग्राम के बाजार भाव से बिकता है। इस प्रकार कुल आय 300 रुपए होती है।
ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बागवानी के अंतर्गत अंगूर की खेती जिन किसानों ने कर रखी है वो इन बागों से अच्छा लाभ ले रहे हैं और इसी लाभ को देखते हुए हमारे जिन किसानों ने अंगूर के नए बाग लगाए हैं वो इस गर्मी के मौसम में इनकी अच्छी बढ़वार के लिए कौन कौन से आवश्यक कार्यों को करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक प्रगतिशील किसान जितेंद्र पाटीदार। तो अंगूर सामान्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक जो है वो खाने वाली प्रजाति के जिनको टेबल ग्रेप्स कहते हैं, जो आप और हम मार्केट के अंदर देखते हैं, और दूसरे प्रसंस्करण वाले या वाइनरी प्रजाति के अंगूर जो कि वाइनरी के अंदर उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये जो ये पौधे और ये बगीचा हम लोग जो देख रहे हैं ये वाइनरी प्रजाति के अंगूर हैं और ये विटिस विनिफेरा कुल की ही प्रजातियां हैं। शिरा या शिराज के नाम से ये प्रजाति इसके अंदर लगाई हुई है, जो रेड वाइन बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। और इसके अंगूर का कलर लाल होता है और इनके अंदर बीज होते हैं। पहले के समय में हमारे किसान भाई बिना ग्राफ्टिंग किए अंगूर के पौधे ही खेत में लगाते थे, जिससे बहुत कम अंगूर का उत्पादन प्राप्त होता था। लेकिन अभी हमारे किसान ग्राफ्टेड अंगूर के पौधों का रोपण करते हैं, जिससे उन्हें अधिक और गुणवत्तायुक्त अंगूरों की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप इन ग्राफ्टेड पौधों का प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। हम जो ये पौधा देख रहे हैं ये ग्राफ्टेड पौधा है। ग्राफ्टिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे इसके अंदर ये यहाँ से इसमें ग्राफ्टिंग की हुई है। नीचे का पौधा दूसरा है जिसको बेंगलोर डॉगरीज या डॉगरीज बी के नाम से जिसको जाना जाता है हमारे देश पर। ये विदेशी प्रजाति शिराज, इसकी हमने ग्राफ्टिंग कर रखी है। तो ग्राफ्टिंग के जो फायदे हैं वो ये है कि ग्राफ्टिंग की वजह से जैसे नीचे के पौधे में इसमें हमारे यहाँ पानी की कमी है, तो इसमें कम पानी के अंदर भी ये पौधा सरवाइव कर जाता है और इसकी जड़ें नीचे गहराई तक 10 से 15 फीट तक चली जाती है। तो इसका रूट सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमताएं भी जो है इस पौधे के अंदर ज़्यादा हो जाती है, चूंकि रूट जोन ज़्यादा होता है। तो ये इसके अंदर हम जैसे इसमें हम लोग ग्राफ्टिंग के बाद 2 आंख में से स्प्राउटिंग लेते हैं, 2 आंख को चलाते हैं और जब ये पूरी तरह से चल के और ये मैच्योर हो जाती है। अब जैसे इसकी कटिंग के बाद में ये फुटान ले रखी है। जैसे इस पौधे को हमने लगाया था पिछले साल जो है वो बारिश के पहले, तो बारिश के बाद से लेकर के और ये इसमें पूरी फुटान होकर के और इसमें रिकट हमने ले लिया है। अभी रिकट लेने के बाद में इसमें से जो 2 फुटान आई है उसमें से एक को हमको चलाना है। सिंगल डाली हम इसके ऊपर चलाते ही आगे चल करके उसका स्टेम बनेगा और इसको ऊपर हम वायर तक लेके जाते हैं। और इसमें जो भी दूसरी हर पत्ती के ऊपर इसमें बड्स होती है, जितनी पत्तियां देख रहे हो हर पत्ती के ऊपर बड्स होती है। तो इसमें से नई नई फुटान आती चली जाती है। तो हमको केवल इस डाली को चलाना है, बाकी सबको हमको तोड़ के फेंक देना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम रिकट लेते हैं तब एटलीस्ट जो है वो 1-1.5 फीट तक हम लोग दूसरी पत्तियां भी रखें, क्योंकि अगर हम शुरुआत के समय में ही सारी पत्तियां तोड़ के फेंक देंगे और केवल इसको रखेंगे तो इसका रूट जोन नहीं बन पाएगा। जड़ों का विकास भी हमको करना है, साथ ही साथ हमको इस डाली को हमको यहाँ तक ऊपर इसके टिलिंग सिस्टम तक, इसके मंडप तक हमको पहुंचाना है। ये हमारा मुख्य लक्ष्य रहता है इस समय का। अब ये जो महीना होता है इसका अप्रैल मई का जो समय होता है, इस समय इसमें ये विगरस ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, जो है रोज इसमें हमको वृद्धि दिखाई देती है। तो ये टाइम पे ज्यादा इसमें फुटान आती है। तो इस समय प्रॉपर तरीके से हमारा मंडप इसका बने पौधे का, ये खास करके हमको देखना है। इसके अलावा इन नवरोपित ग्राफ्टेड अंगूर के पौधों में खाद, उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। जिसे इसमें पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट रखी हुई है और लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 9 फीट रखी हुई है। तो जो 5 फीट का जो स्पेस है उसमें 1-1 फीट दोनों तरफ छोड़ के 3 फीट का जो स्पेस बचता है, तो वो 3
फीट के स्पेस के अंदर हम लोग करीब आधे से 1 फीट का जो है गड्ढा बना करके DAP और सुपर फास्फेट और गोबर की खाद, ये तीनों मिक्स करके हम लोग इसके अंदर डाल के और उन गड्ढे को तुरंत हम लोग पैक कर दें। खास ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम लोग उतने एरिया में ही गड्ढे बनाएं जिसमें अगले दिन हम खाद डाल के और उन गड्ढों को हम पैक कर सके। क्योंकि क्या होता है कि जो जड़ें होती है, अगर हम लोग गड्ढा बना देंगे और अगर हम 2-4 दिन 8 दिन इसके अंदर खाद नहीं डाल पाएंगे तो सीधे गर्मी नीचे जड़ों तक जाएगी, टेम्परेचर जड़ों का ज़्यादा बढ़ेगा और पौधे को नुकसान हो सकता है। और उसके बाद फिर हम लोग पानी उसमें लगातार देते रहें। 8 से 10 लीटर पानी प्रतिदिन आवश्यकता होती है इस पौधे को, अभी छोटा है। जब बड़ा हो जाएगा और जब फसल लेने लगेंगे तब 20 लीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन हमको इसमें आवश्यकता रहेगी। तो पानी इसमें हम पर्याप्त दें। पानी जो है वो हम शाम के समय, सुबह के समय या रात में दे, दिन में इसमें हम पानी नहीं दें। और दूसरा, इसमें यदि हम मल्चिंग कर सकते हैं तो अंगूर के पौधे में मैं ये सलाह दूंगा कि जहाँ यदि मेथी की भूसी अवेलेबल है तो उसकी मल्चिंग करें बजाय गेहूं की भूसी के। तो मेथी की भूसी की मल्चिंग हम इसके अंदर कर सकते हैं। उसके 2 फायदे होंगे, इवोपरेशन नहीं होगा और दूसरा है कि रूट जोन जो है वो ऊपर की लेयर, इसमें दोनों तरह के रूट सिस्टम होते हैं अंगूर के पौधे में, टैब रूट्स भी होती है और फाइबर रूट्स भी होती है। जो फाइबर रूट्स है वो ऊपर मिट्टी की ऊपरी सतह पर चले, क्योंकि ज्यादातर न्यूट्रिएंट मिट्टी की ऊपरी सतह के ऊपर ही होते हैं कि मिट्टी की ऊपरी सतह पर मॉइस्चर अगर बना हुआ रहेगा तो वहाँ ज्यादा जड़ों का विकास होगा और ज्यादा जड़ों का विकास होगा तो ये पौधा जल्दी ग्रोथ करेगा। निंदाई गुड़ाई का ध्यान रखें, हम इसके अंदर निंदाई गुड़ाई करते रहे समय समय पर। इन ग्राफ्टेड अंगूर के पौधों में कुछ कीटों का प्रकोप भी होता है, जिसके कारण पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसीलिए आप अंगूर के पौधों को इन कीटों से जरूर बचाएं। क्योंकि ये नरम पत्तियां होती है, उर्दिया कीट इसके अंदर आने की संभावनाएं होती है कि प्रतिदिन शाम को आप निरीक्षण करें अपने बगीचे का और घूम करके देखें कहीं कोई इसमें उर्दिया कीट तो नहीं लगे हुए हैं। यदि हैं तो इसमें आप उसके लिए स्प्रे करवाई दवाइयों का और उससे आप निजात पाएं और पौधे को जो है इस लक्ष्य के साथ में कि उसको कम से कम समय में हमको मंडप पे पहुंचाना है, इस लक्ष्य के साथ में इस समय काम करें ताकि आप जो है वो कम से कम 5 से 8 किलो प्रति पौधा जो है वो इसका में फसल का उत्पादन ले सके। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है साहेबपुर जिला जींद से मोहित दहिया ने। इनकी सब्जी की फसल में सूत्रकृमि की समस्या है और यह इसकी रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो मोहित दहिया जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। के एक तरह का एक कीट है जो कि सॉइल से संबंधित है, मिट्टी से संबंधित कीट है, जिसका भोजन जो है मुख्य रूप से ये इसी समय के आधार पर होता है जिसमें मॉइस्चर वगैरह जब बढ़ जाता है, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो इसका प्रकोप ज़्यादा मात्रा में आता है। और ये सिर्फ लतर वर्गीय ही नहीं, ये आपका टमाटर में भी आ जाता है, ये आपका मिर्चा में भी देखेंगे, ये आपका जो ब्रिंजल जो बैगन है उसमें भी ये आता है। ये जो नेमाटोड होता है ना, ये लतर वर्गीय पौधों में खासकर ज़्यादातर आता है। जैसे ही ये फूल और फल की अवस्था में आता है वैसे ही इसके जड़ों में जो है गांठ बनने लगता है और गांठ बनने से है इसका जो रस का जो विभिन्न शाखाओं में जाना चाहिए वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। अब यही कारण है कि देखिए यहाँ पर जो है इसका ये गलन करते हुए ये देखिए गल गई है पूरा, और जब ये पूरा गल गया तो इससे सर्कुलेशन जो भी नीचे से पौधे को लेना है वो ले नहीं पा रहा, इसलिए देखिए ये गलन हो गया ना, ये देखिए ये गल रहा है बिल्कुल, ये देखिए अब ये जो गल गया तो गलने के कारण क्या है, इससे जो भी तत्व पौधे को चाहिए वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल डेड हो गया ये। यही कारण है कि पौधे बिल्कुल सूखने लगते हैं
और यही कारण है कि पौधे जैसे ये फल बन रहे हैं, फल का आकार देखिए, ये सिम्टम आ गया इसमें। ये भी फल का आकार से आप पकड़ सकते हैं कि कैसे इसका, जबकि जो हेल्दी पौधा होगा उसका देखिए ये इस तरह से, ये ऊपर से मोटा होगा, नीचे से पतला की तरफ जाएगा, लेकिन ये देखिए इसमें एकदम शुरू से ही ये पतला हो रहा है। ये लक्षण है बिल्कुल इसके कि आपका इसका अटैक है। तो इसके निदान के लिए आप जो है कार्बोसल्फान नाम की दवा आती है, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के प्रत्येक जड़ में इसको ड्रेंचिंग करना होगा। और ये प्रक्रिया जो है जैसे ही फूल फल लगता है वैसे ही इसका शुरू कर देना चाहिए जड़ में, और ये करीब 15 से 20 दिन के अंतराल पर इस पर डालना चाहिए, फिर से रिपीट दोबारा करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज हेतु मूंग की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य, मिट्टी की जांच कराने की विधि और इसके लाभ। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।